अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूँ क्लैंत जमल और आज भी हम अपने मामूल से थोड़ा सा हट जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आज 27 सितंबर को पीएमएस का रिज़ल्ट आया तो मैं सोया हुआ था। खैर कॉल्स आना शुरू हो गई एंड कंग्रेचुलेशंस के मैसेजेस थे। सो आई हैव क्वालिफाइड पीएमएस 2022 जिसके पेपर 2023 में हुए थे और अभी उसका रिज़ल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्वालिफाइड। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके अलावा कुछ क्यूरीज हैं बेसिकली एक स्टूडेंट की, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिर्फ रिजल्ट का बता के तो वीडियो नहीं बन सकती। तो इससे पहले इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए जो है उनके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और डिस्क्रिप्टिव उनके भी मेरे क्वालिफाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी पीएमएस का भी आया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट टू और आइडियली थ्री इंटरव्यूज़ प्रीटी सून। तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि इंटरव्यूज़ आ भी जाएं और सारे अच्छे हो जाएं और इंशाल्लाह आई वांट टू टॉप दिस इंटरव्यूज़। तो आई हैव प्रीटी बिग एस्पिरेशंस फॉर दिस। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के साथ पहले तो लिस्ट शेयर करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं जी जी। अभी आपके सामने क्वेश्चंस वाला खुला हुआ है, इसको ज़रा ऑफ कर दें तो हमारे पास आ जाती है लिस्ट। तो 309 329 आई थिंक कैंडिडेट्स की लिस्ट है। 329 और टोटल सीट्स इसमें। अच्छा नोट करने की बात यह है कि हमें जब हमने अप्लाई किया था तो उस वक्त जस्ट 27 फॉर पीएमएस और 4 फॉर द एडी लोकल फंड जो था। बल्कि 5 पोस्ट सॉरी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की हैं सिर्फ ये थी। लेकिन जो ये लोकल फंड वाला है ये आई थिंक बाद में ऐड हुआ है मे बी, या कोई और इसकी रिक्वायरमेंट्स है। आई डोंट नो अबाउट इट। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप भी मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या कमेंट्स में बता दीजिएगा। और रिज़ल्ट में मेरा नंबर काफ़ी नीचे जाके मे बी 100 150 के अराउंड जाके आता है। लेकिन उसके मेरे अलावा यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फेलोज़ भी हैं। कुछ मेरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो लोग मुझे मिले थे कुछ वो लोग हैं और एक तो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। ये 151 पे मेरा नंबर है जी। और कुछ मेरे एक्वेंटेंसेस हैं जैसे सफ़वान सईद है, वो मेरा जूनियर है। कुछ मेरे अगेन एमओडी वाले दोस्त हैं, कुछ पुराने पीएमएस के दोस्त हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं। जो लोग नहीं हो सके उनका मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी है। मोर स्पेसिफिकली एक नाम जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है जो कि मैं समझता हूँ कि हर जगह डिज़र्व करता है, वो है जी मोहम्मद नवीद। नवीद साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट competitive persons आई हैव एवर नोन इन दीज एग्जाम्स। उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड लक है कि दो दो दफ़ा उन्होंने पीएमएस क्वालिफाई किया और दोनों दफ़ा 740 750 के अराउंड मार्क्स हैं, बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू गेट द एलोकेशन और थर्ड टाइम उनका क्लियर नहीं हुआ। सो उसका मुझे अपनी जगह पे दुख ज़्यादा है। ठीक है जी। खैर आगे बढ़ते हैं। नाम खैर मैं आपको बताना नहीं चाहता इतने सारे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं वो लोग जिनको मैं जानता हूँ। हम चलते हैं दूसरी तरफ जी। वन नोट कैप्चर पे आते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। चलो अब हमारे सामने आ गई है क्यूरीज। तो क्यूरीज बेसिकली मुझे कंग्रेचुलेशंस कहने के बाद रेहान साहब ने मैसेज किया कि सर मेरी भी बात सुन लें या मुझे कुछ चीज़ों का बता दें। तो ऑल दो टिप्स तो मैं रोज़ाना देता रहता हूँ आपको ग्रुप्स में भी और यूट्यूब पे भी, बट स्टिल ही सेड के मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो आई सेड के आप मुझे यहाँ पे सेंड कर दें तो मैं साथ साथ आज की वीडियो में ही उनको एड्रेस कर दूंगा। तो सर मेरा एक इशू ये है कि मैं लिखने से डरता हूँ। अच्छा लिखने से आप डरते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ओवरकमिंग योर फेयर इज कि यू हैव टू डू इट। आप किसी तरह वो हिम्मत करनी पड़ेगी। आप लिखने से डरते हैं कोई मसला नहीं, पहले 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप गलत लिखेंगे, चौथी दफ़ा आप सही कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसी इसेंशियल चीज़ है जिसके बगैर आपका कंपेटिटिव एग्जाम कोई भी मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई भी पास नहीं हो सकता। ठीक है, यू डू नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू क्रैम एवरीथिंग और जस्ट आप एग्जाम में जाके बैठ जाएं और वहां पे जाके आप जो लिखेंगे वो हरफ कुल है और आप पास हो जाएंगे, नहीं।
आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। सो लिखने बैठे हैं, बाकी सारा कुछ बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, व्हाट्सएप बंद कर दें, आप अपनी किताब भी बंद कर दें, जो भी आपके जहन में आया आप वो लिखना शुरू कर दें। अगर नहीं, फिर आपको एक ऐसे का टॉपिक ले लें, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, करप्शन, किसी भी चीज़ के ऊपर लिखें, लिखना शुरू कर दें। एक एक दो दो पेज से लिखना शुरू करेंगे और फिर आप वही 20-25 पेजेस का जो ऐसे जो रिक्वायर्ड होता है आप वहाँ तक जा सकेंगे। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव, सर मुझे पता नहीं चल रहा मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसका जो बेहतर तरीका मैं समझता हूँ वो ये है कि आप अपनी तैयारी किसी एक सब्जेक्ट की कर ली है। फॉर एग्जांपल आपने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे सीएसएस के हवाले से पूछ रहे हैं। पास मेरा बीएमएस हुआ, लेकिन सीएसएस का भी मैं गाइड कर देता हूँ अपनी हम्बल बेस्ट में जितना मेरे से होता है। तो आप सीएसएस के पास पेपर्स उठा लें। फॉर एग्जांपल आपने इस्लामियात तैयार की है, ठीक है, तो उसके पास पेपर्स उठाएं। आपने अपनी जो तैयारी है उसको एक दफ़ा रिवाइज करना है। कोई भी 4-5 सालों के पास पेपर्स उठा के कोई एक उनमें से निकाल लें एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट पेपर। उस पेपर को अटेम्प्ट करें, या एटलीस्ट पूरा अटेम्प्ट नहीं करना, चलें आप उन सवालों की आउटलाइंस बना लें कि इसमें ये वाली हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मैं डालूंगा और ये 8-9 सफ़ों का, ये 6-7 सफ़ों का सवाल मेरा मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर तो आप उसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस मिनिमम कर सकते हैं तो फिर आपकी तैयारी ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, फिर आपको तैयारी की स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। मे बी यू शुड concentrate more on facts and figures if you are lacking in those. Maybe you should concentrate more on reading the concepts कि आपके concepts weak हैं, या फिर आपका overall knowledge उस subject का develop नहीं हुआ जिसकी वजह से आप उसका पेपर attempt करने से कासिर हैं। So this is my recommendation for you. नेक्स्ट वी हैव सर जी, वन मुझे कभी कभी लगता है कि कंपेटिटिव को छोड़ के लेक्चरशिप की तैयारी कर देनी तैयारी शुरू कर दें। तो बात यह है कि हर किसी के हालात अपने होते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हर बंदा सीएसएस नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सीएसएस करना। ठीक है, उसकी रीज़न यही है कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन या ऑब्लिगेशन होती है कि यू हैव टू अर्न फॉर द फैमिली, यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, या फिर आपकी फैमिली आपको 6 महीने या साल से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती। सो यू will have to look for some other areas या niches for earning something for yourself। तो हर बंदा नहीं कर सकता। आपको अपने हालात के मुताबिक प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ 15,000 रुपये हैं एंड यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू go through a whole year of CSS and PMS preparation on those 15,000 only, और उसमें आपने पढ़ना भी है, पढ़ा और चेक भी करवाने हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, बुक्स वगैरह सारा कुछ है। दिस इज जस्ट एब्सर्ड। तो जो आपने करना है उसको ज़रा रैशनल रख के कीजिए। ठीक है जी। तो अगर आपको लगता है कि आपके हालात ऐसे हैं, फिर श्योर यू शुड गो फॉर लेक्चरशिप और उसकी तैयारी करके अच्छे से आप लेक्चरर बन जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसके इसी टाइम के अंदर उसकी तैयारी कर सकते हैं लेक्चरशिप की भी, और साथ साथ सीएसएस भी दे सकते हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि दोनों कर लें। ठीक है जी। 4 रोज़ के टाइम टेबल के मुताबिक 10 आवर्स कम से कम पढ़ता हूँ और पता नहीं क्यों सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा, बात ये है कि मे बी आई एम रॉन्ग, बट 2017-18 में ना हमारे टीचर हैं जी सर मतीन भट्ट साहब, उन्होंने कहा था कि सिर्फ लर्निंग और सब्सटेंशियल लर्निंग में फ़र्क होता है। एक बच्चा जो कि 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहा है उसकी लर्निंग में, और एक बच्चा जो 6 घंटे 5 घंटे पढ़ रहा है उसकी लर्निंग में फ़र्क हो सकता है। मे बी जो 5-6 घंटे पढ़ रहा है उसने ज़्यादा इल्म हासिल किया है या उसने ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझी हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड सब्सटेंशियल लर्निंग। आप वो 10 घंटे लगाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ टाइम जो है उसका हिसाब रख रहे हैं अगर कि जी मैंने सिर्फ 10 घंटे बैठना है, किताब के सामने बैठना है, तो वो चीज़ मायने उतना नहीं रखेगी जितना कि एक बच्चा जो 5-6 घंटे में अपने टारगेट्स लेके बैठा हुआ कि मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स के एक एक 2-2 चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज करने हैं, एक का मैंने कोई 2-3 कह लें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो उसकी तैयारी में और दूसरे बच्चे की तैयारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सो ये आपको सेल्फ इवेल्युएशन करनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आया कि आप उन 10 घंटों में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब देख रहे हैं, या अगर ये सब कुछ आप नहीं कर रहे तो फिर मे बी आपको अपने सब्जेक्ट्स में वैरायटी लाने की ज़रूरत है। मे बी आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 10 घंटे से वही लेके बैठे रहते हैं और उसके 30-40 पेजेस पढ़ते हैं। उससे बेहतर ये है कि आप 3-4 सब्जेक्ट्स के 10-10 पेजेस पढ़ लें, तो वो वैरायटी रहती है, आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि वैरायटी की वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन या सेचुरेट नहीं होता एक तरह की चीज़ों से। ठीक है जी।
नेक्स्ट भी है सर, ऐसे स्टार्ट करने से पहले दी एंड, ऐसे स्टार्ट करने से पहले ही दी एंड हो जाता है, तो उसका क्या किया जाए? तो बात ये है कि ऐसे स्टार्ट आपको लेना ही पड़ेगा, वो ये आपके लिए है। शुरू में ये होता है कि आप ऐसे पढ़ते हैं एंड यू थिंक कि आपको नहीं आता होता। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप उसको एक नज़र जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से एक दो टॉपिक्स आप लिख के सामने रखें और बाकी सारे दुनिया जहान की चीज़ें आप छोड़ के सिर्फ उनको घूरें कि ना, तो मेरे ख्याल में 4-5 मिनट बाद आपके पास आइडियाज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे कि मैं इस ऐसे को किस लाइन पे लेके चल सकता हूँ। इसकी मैं टाइप्स वाली साइड पे जाऊँगा, या इसके कॉजेज इफेक्ट सोल्यूशन वाली साइड पे जाऊँगा, या फिर इसकी इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड वाली साइड पे जाएंगे, या फिर पर्सनल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्या करेंगे। सो उस चीज़ से डरे ना। आपको अगर 5-10 मिनट ज़ाया करने पड़ते हैं तो वो करें, एक दो दफ़ा नहीं 10 दफ़ा भी आपको ये टाइम ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो करें, लेकिन अपना ऐसे स्टार्ट लाजमी करें। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे या लिख के नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम में तो और भी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एटलीस्ट 4-5 या 8-10 एसेस लिख के जाएं एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये लाइक 40-50 एसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, फुल लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन एटलीस्ट इतने लिखें कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस में आपको पता चल जाए कि मैं ये 3 घंटे या 2 घंटे में ऐसे पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, including the amount of time that I am spending on brainstorming and developing my outline and introduction। ये सारा कुछ करने के बाद अगर आप पूरे टाइम के अंदर वो ऐसे कर लेते हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिस ठीक है, यू आर गुड टू गो। लेकिन एटलीस्ट 4-5 जो है वो लाजमी लिखें। तो उसके लिए आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने दरिया पार करना है एंड यू एक्सपेक्ट कि मैंने इसमें पानी में पाँव भी नहीं रखना और मैंने चले जाना है, या मैंने पुल के ऊपर पाँव भी नहीं रखना और मैंने चले जाना। नहीं, दो ही रास्ते हैं। तीसरा हवा से है, आपने जी हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठना फिर भी आपने चले जाना है, तो ऐसा मुमकिन शायद ना होगा अनलेस एंड अनटिल यू आर अ मैजिशियन जो कि गायब होकर दूसरी साइड पे जा सकते हैं। ठीक है जी। और सर कुछ इन सोर्सेज से पढ़ रहा हूँ, मियाँ शफीक एवरीडे साइंस के लिए प्रिटी गुड, लेकिन कंप्रीहेंसिव नहीं है, इसमें कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो मिसिंग है, वो ऐड कर लीजिएगा। ग्रामर रेनन मार्टिन और चुगताई साहब की बुक, चुगताई साहब की बुक में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी बहुत हैं, उनको देख लीजिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर की मिस्टेक्स आपकी ना हो, वो आप उनसे अखज़ ना कर लें। अपनी ग्रामर के ऊपर थोड़ा सा इत्माद और ट्रस्ट रखिएगा। फिजिक्स तो है ही आपकी अपनी जी, ठीक है। करंट अफेयर्स रोजाना की बेस पे डॉन और बीबीसी एटसेट्रा से पढ़ता हूँ। करंट अफेयर्स मेरे ख्याल में आप एक दफ़ा उनकी बेस तैयार कर लें। टॉपिक्स होते हैं 30-40 में भी टॉपिक्स होंगे, उनको आप एक दफ़ा तसल्ली से तैयार कर लें और उसके बाद मेरे ख्याल में फिर आपको दिसंबर जनवरी में जाके उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना चाहिए, और साथ जो उनकी अपडेट्स हैं पिछले एक साल की और ओवरऑल वो सारी आपको तैयार कर लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रीडिंग डेली। में भी डेली शायद ज़्यादा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा आप करना पड़ता होगा, टाइम वेस्ट होता है। मे बी मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप करंट अफेयर्स जो है वो एंड पे थोड़ा सा तैयार कर लें। पाकिस्तान अफेयर्स जी प्री पार्टीशन इकराम रबानी से, इकराम रबानी एक अच्छी बुक है, उसके नोट्स बना लीजिएगा, हेडिंग्स बना लीजिएगा स्पेशली, क्योंकि एग्जाम में हेडिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और वो आपको नंबर दिलाती हैं। पोस्ट पार्टीशन गूगल एटसेट्रा से, पोस्ट पार्टीशन गूगल एटसेट्रा की बजाय आप गवर्निंग दी अनगवर्नेबल से कर लें, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और तीसरी बुक है जी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये दो तीन आप अगर पढ़ लेते हैं, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो पूरी नहीं पढ़नी, उससे आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है लाइक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और उसके अलावा 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स वगैरह हैं या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप उधर से पढ़ सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। बाकी जो दूसरी दोनों बुक्स हैं वो आपको ओवरऑल मदद करेंगी आपका नैरेटिव बनाने में भी, और आपकी हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी आई होप उनसे। ठीक है जी। तो ये है, बाकी कुछ बुक्स एक्स्ट्रा बुक्स रोज़ाना पढ़ता रहता हूँ, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते पढ़ते रहें, अच्छी बात है। मेरे पास तो टाइम नहीं होता था, मैं तो मुश्किल से सिलेबस वगैरह ही कवर करते करते रह जाता था, बट स्टिल अल्लाह शुक्र है कि पास हो गया दोबारा से पीएमएस। पहले मेरा पीएमएस 2020 पास था, अब पीएमएस 2022 भी पास है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह आप लोगों की मज़ीद दुआओं के साथ हम एलोकेशन भी लेंगे। बस दुआओं में याद रखिएगा। कोई और क्वेश्चंस हो तो वो आप यहाँ पे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।
and many congratulations to all those who have qualified and मेरी कंडोलेंसेस कह लें या बेस्ट विशेस फॉर ऑल दोस्त के जिनका नहीं हुआ कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए या फिर उनके लिए जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आनी है उनके लिए बेस्ट विशेस, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए कहीं ना कहीं इससे बेहतर लिखा हुआ है, वो आपके हक में बेहतर है। सो टेक केयर। आई होप के वीडियो आपको आज की भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दें, कमेंट्स में मुझे बता दिया करें आपकी क्यूरीज जो होती है, मैं साथ साथ रिप्लाईज भी करता ही रहता हूँ। एंड आई होप आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।